हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर निर्देशक टेस्ट सीरीज की सेकंड वीडियो। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टेस्ट सीरीज सेकंड, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान जीके के एमसीक्यूज पढ़े थे पहले, इसमें भी हम राजस्थान जीके के एमसीक्यूज पहले पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है फिजिकल जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के क्वेश्चन पढ़े थे। तो टेस्ट सीरीज सेकंड में राजस्थान जीके का टॉपिक है हमारे फिजिकल जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। इसके क्वेश्चन हम इसमें पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच माउंटेन रेंज डिवाइड्स राजस्थान इनटू टू मेजर फिजिकल रीजन्स। ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज है जो राजस्थान को दो मेजर फिजिकल रीजन में डिवाइड करती है? विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज या हिमालय? जल्दी बताओ, कौन सी माउंटेन रेंज है जो राजस्थान को दो फिजिकल भाग में डिवाइड करती है? विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली या फिर हिमालय? तो इसका राइट आंसर है अरावली रेंज। अरावली रेंज है जो राजस्थान को दो मेजर फिजिकल रीजन्स में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज इन राजस्थान? राजस्थान में अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुरु शिखर, तारागढ़, अचलगढ़ या फिर सेर? इन चारों में से राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है उसका हाईएस्ट पीक यानी हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो वो है अपने गुरु शिखर। गुरु शिखर आपको पता हो तो माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरु शिखर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में गुरु शिखर लोकेटेड है? उदयपुर में, सिरोही में, पाली में या राजसमंद में? तो वो है सिरोही में। सिरोही में लोकेटेड है। सिरोही में भी माउंट आबू में गुरु शिखर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच फिजियोग्राफिक रीजन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान? कौन सा फिजियोग्राफिक रीजन कवर करता है राजस्थान का सबसे ज्यादा एरिया, लार्जेस्ट एरिया? ईस्टर्न प्लेन, साउथ ईस्टर्न प्लेटू, थार डेजर्ट या फिर अरावली हिल्स? इन चारों में से राजस्थान में फिजियोग्राफिक रीजन का सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन कवर करता है इन चारों में से? तो वो है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, ठीक है। फिजियोग्राफिक रीजन यानी भौगोलिक रीजन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द थार डेजर्ट इज मेनली लोकेटेड इन, खाली जगह, पार्ट ऑफ रीजन। थार डेजर्ट जो है वो मेनली राजस्थान में किस भाग पर स्थित है? ईस्टर्न, साउथर्न, वेस्टर्न या फिर सेंट्रल? इन चारों में से सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जितना आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे उतने ही आपको क्वेश्चन याद होते जाएंगे और आप उसे नहीं भूलेंगे। तो जितना हो सके ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दो। The Thar Desert is mainly located in the eastern part, southern part, western part या central part of Rajasthan? तो थार डेजर्ट लोकेटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर सैंड ड्यून्स? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो रेत के धोरों के लिए फेमस है? कोटा, जैसलमेर, दौसा या फिर करौली? जहां रेत के धोरे फेमस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का? तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर में ही है रेत के धोरे, इसी के लिए वो फेमस है। विच पार्ट ऑफ राजस्थान रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? कौन से पार्ट में होती है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, माउंट आबू में या फिर बीकानेर में? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में रेनफॉल होती है अपने माउंट आबू रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांभर झील इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट? सांभर झील जो है वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में लोकेटेड है? आपको ये बताना है। जोधपुर बाड़मेर के बीच में, जयपुर नागौर के बीच में, अजमेर जयपुर या फिर उदयपुर राजसमंद के बीच में?
इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आपको ये बताना। सांभर झील कौन से दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है, जल्दी से बता दो। तो देखो वो है अजमेर और जयपुर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन राजस्थान। साफ पानी की झील, सबसे बड़ी साफ पानी की झील राजस्थान की कौन सी है जहाँ फ्रेश वाटर है? अन्ना सागर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील या फिर फतेह सागर झील। राजस्थान की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बतानी है। अन्ना सागर झील, राजसमंद झील, जयसमंद या फिर फतेह सागर झील। तो इसका राइट आंसर है अपने जयसमंद लेक, जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कौन सी झील है, कौन सी नदी है, झील नहीं रिवर, नदी है जिसको लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहा जाता है? चंबल, लूनी, बानस या फिर साबरमती। इन चारों नदियों में से कौन सी नदी को राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है? तो वो है अपने चंबल नदी, चंबल रिवर। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। राजस्थान की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखो, ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क या कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान की सबसे बड़ी? तो देखो इसका राइट आंसर है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान की सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखो 12th, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन सा है? पिकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोडावन कहते हैं, स्पैरो या पैरोट। इन चारों में से राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन सा है? तो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, गोडावन जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ट्री इज नोन एज द गोल्डन ट्री ऑफ राजस्थान। गोल्डन ट्री ऑफ राजस्थान किस ट्री को कहा जाता है? कौन सा ट्री है जो गोल्डन ट्री ऑफ राजस्थान नाम से जाना जाता है? नीम, खेजड़ी, बबूल या फिर टीक। इन चारों में से टीक, बबूल, खेजड़ी या नीम, इन चारों में से कौन सा राइट उत्तर होगा? कौन सा ट्री है जिसे गोल्डन ट्री ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है? तो वो है अपने खेजड़ी, खेजड़ी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच फेमस आर्टिफिशियल लेक इज लोकेटेड इन अजमेर। देखो अजमेर की बताना है। क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, मैंने कहा भी था लास्ट वीडियो में भी कि क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया तो जिसका आंसर आपको आता है आप वो भी गलत करके आ सकते हैं। तो देखो पूछा है आपको, विच फेमस आर्टिफिशियल लेक इज लोकेटेड इन अजमेर। अजमेर में लोकेटेड आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक का मतलब जिसे इंसानों ने बनाया है, वो झील, आर्टिफिशियल झील, ह्यूमन मेड झील जो अजमेर में लोकेटेड है वो कौन सी है? फतेह सागर झील, राजसमंद, अन्ना सागर या जयसमंद। इन चारों में से अजमेर में स्थित कौन सी आर्टिफिशियल लेक? तो वो है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील आर्टिफिशियल लेक है जो अजमेर में मौजूद है और फेमस भी है। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान शेयर करता है? पाकिस्तान की भारत में यानी कि राजस्थान में सबसे लंबी बॉर्डर कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ शेयर करता है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या श्री गंगानगर। पाकिस्तान के साथ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाला डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर मार्बल प्रोडक्शन। मकराना, मार्बल प्रोडक्शन के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है जिसे मार्बल सिटी भी कहा जाता है राजस्थान का? नागौर, राजसमंद, कोटा या बरन।
कौन सा है इन चारों में से जिसे मार्बल सिटी भी कहा जाता है और फेमस है डिस्ट्रिक्ट मार्बल प्रोडक्शन के लिए? तो वो है राजसंबंध। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ राजस्थान? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो गेटवे ऑफ राजस्थान नाम से जाना जाता है? बिकॉज इट कनेक्ट्स राजस्थान विद उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यूपी और एमपी से जोड़ता है राजस्थान को। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो जिसे गेटवे ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, करौली या धौलपुर। इन चारों में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान को यूपी और एमपी से जोड़ता है, जिसे गेटवे ऑफ राजस्थान नाम से भी जाना जाता है? कौन सा है? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा धौलपुर। धौलपुर है वो डिस्ट्रिक्ट जो यूपी और एमपी को जोड़ता है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द लार्जेस्ट डैम इन राजस्थान बाय स्टोरेज कैपेसिटी? कौन सा लार्जेस्ट डैम है राजस्थान का स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से? स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से राजस्थान का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? बिसलपुर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाई डैम या माही बजाज सागर डैम? तो इसका राइट आंसर होगा माही बजाज सागर डैम। अगला क्वेश्चन देखो, बिसलपुर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? बिसलपुर डैम कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, माही नदी या लूनी नदी पर? बिसलपुर डैम याद रखो वो बनाया गया है बनास नदी के ऊपर। 20वां सवाल देखो, विच मिनरल इन राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया? कौन सा मिनरल है राजस्थान में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया का? पेट्रोलियम, डायमंड, जिप्सम या कोल? तो ये है जिप्सम। जिप्सम मिनरल है राजस्थान में लीडिंग प्रोड्यूसर। अब देखो, ये अभी तक जो हमने पढ़े वो राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। अब आ रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन देखो, विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट इन 2025? G7 समिट अगर आपको नहीं पता हो तो ये क्या है, एक गैदरिंग होती है, एक 7 नेशन के जो ग्रुप लीडर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है मीटिंग के लिए, जिसे G7 समिट कहा जाता है। ये कौन सी कंट्री में हुआ था? 2025 में। ये हर साल होता है जहां 7 नेशन के जो ग्रुप लीडर हैं वो इकट्ठा होते हैं मीटिंग के लिए। ठीक है, तो 2025 में G7 समिट किस कंट्री ने होस्ट किया था? कौन सी कंट्री में हुआ था ये? जर्मनी में, कनाडा में, जापान में या फिर इटली में? तो वो हुआ था अपने कनाडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स मेनली फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली काम करता है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए? IMF, WHO, WTO या फिर यूनेस्को? इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली काम करता है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए? IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए काम करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो। इन चारों में से ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? तो इसका आंसर है WHO। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यूनेस्को इज मेनली एसोसिएटेड विथ डिफेंस, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, बैंकिंग या फिर स्पोर्ट्स? अगर आपने अभी यूनेस्को की फुल फॉर्म सुनी है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, WIPO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
वर्ल्ड इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड इनोवेशन प्रोटेक्शन ऑफिस। इसमें से इन चारों में से WIPO की सही फुल फॉर्म कौन सी है ये आपको बताना है। WIPO होता क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। WIPO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की है, याद रखना। जिसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये जब जो होते हैं क्रिएटर्स और इनोवेटर्स के जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स है, इनको ये प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है। ये एक एजेंसी है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, WIPO। तो इसका राइट आंसर है अपने ए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? UNICEF, यूनेस्को, FAO या WIPO? क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताओ। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने जो भी पढ़े वो थे करंट अफेयर्स के, अब आ गए हैं क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। ऐसे ही टेस्ट सीरीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और आपको हर कैटेगरी में डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे, ठीक है। अब रीजनिंग का टॉपिक है, कल हमने रीजनिंग में एनालॉजी टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम ऑड वन आउट निकालेंगे। ऑड वन आउट आज का टॉपिक है। देखो, फाइंड द ऑड वन आउट, 26 वाला क्वेश्चन रीजनिंग का। रेड, ब्लू, ग्रीन या सर्कल, इन चारों में से ऑड वन आउट निकालना है। तो रेड, ब्लू और ग्रीन तो क्या है, कलर है, लेकिन सर्कल क्या है, शेप है, तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ऑड वन आउट निकालना है। इसमें भी 16, 25, 36 और 45। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ऑड वन आउट क्या है? तो देखो, इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो 16, 25 और 36 ये ना स्क्वायर है। देखो, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो स्क्वायर। अब 45 किसका भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये हो गया ऑड वन आउट, तो इसका आंसर क्या होगा, 45। नेक्स्ट देखो, इसमें भी ऑड वन आउट फाइंड करना है। SUN है जिसका हुआ NUS, तो अगर आपको पता चल रहा हो ये सन का उल्टा है। नेक्स्ट देखते हैं, RAM, रैम का उल्टा कर दिया तो MAR, बिल्कुल सही है। TOP जिसका हुआ POT, पॉट, तो ये भी इसका उल्टा सही है। अगला है BUS, बस का उल्टा क्या है, USB, ये हो गया गलत। अब बस का उल्टा क्या होगा, SUB होगा, लेकिन यहाँ तो USB दे रखा है, तो ये ऑड हो गया। बाकी सबका तो सही है, SUN का NUS, RM का MAR, TOP का POT, लेकिन BUS का SUB होना चाहिए था, लेकिन यहाँ है USB, तो ये हो गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी ऑड वन आउट फाइंड करना है। HTML, जावा, पाइथन और विंडोज। अब देखोगे तो HTML, जावा और पाइथन ये तो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन विंडोज क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये इनसे अलग हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज। नेक्स्ट देखो, फाइंड द ऑड वन आउट। 5 का 25 ये तो स्क्वायर है, 8 का 64 ये भी स्क्वायर है, 10 का 100 ये भी स्क्वायर है, तो चलो ये तीनों तो स्क्वायर हो गए। अब 12 का स्क्वायर 140, यहाँ तो देखो 146 है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, लेकिन यहाँ 146 दे रखा है, तो ये हो गया ऑड वन आउट। ऐसे ही आपको रिलेशन देखना है इनके बीच में, जैसे यहाँ कलर था तो शेप अलग कर दिया, यहाँ भी तीनों के स्क्वायर थे तो इसे अलग कर दिया, तो रिलेशन आपको चेक करना है, चारों में से एक होगा जो बाकी 3 से बिल्कुल भी मिलता नहीं होगा, इसे हमें अलग करना है, ठीक है।
ये हो गए रीजनिंग के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे जनरल साइंस के क्वेश्चन, जिसमें आज टॉपिक क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, न्यूटन, जूल या फिर वोल्ट। ऐसा यूनिट बतानी है वर्क और एनर्जी की, क्या होती है जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो वर्क और एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। वॉट, न्यूटन और वोल्ट नहीं होगी, इसका राइट आंसर है जूल। अगला क्वेश्चन देखो 32, विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर पावर। इन चार ऑप्शन में से पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, हमें ये बताना है। पावर का फॉर्मूला सही कौन सा है, ठीक है। पावर बराबर वर्क इनटू टाइम, पावर बराबर वर्क डिवाइड टाइम, पावर बराबर फोर्स इनटू टाइम, या फिर पावर बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम। इन चारों में से पावर का कौन सा राइट फॉर्मूला है, ये आपको बताना है। तो पावर का राइट फॉर्मूला है बी, पावर बराबर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन वॉट्स। कौन सी क्वांटिटी जो है जिसे वॉट में मेजर किया जाता है, फोर्स को, एनर्जी को, पावर को या फिर प्रेशर को। इन चारों में से किसे वॉट में मेजर किया जाता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। फोर्स, एनर्जी, पावर या प्रेशर। तो इसका राइट आंसर होगा पावर। पावर को वॉट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर या फिर हीटर। इन चारों में से कौन सा है डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो है अपना जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है इन चारों में से। सोलर एनर्जी किससे मिलती है हमको, सन से मिलती है, मून से मिलती है, अर्थ से मिलती है या मार्स से मिलती है। आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि सन से हमें क्या मिलती है, सोलर एनर्जी। अब आ चुके हैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन। अभी जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़े, रीजनिंग के पढ़े, करंट अफेयर पढ़े और राजस्थान जी के पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन, जिसमें क्या टॉपिक है आज का, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, बिल गेट्स को या फिर जॉन वॉन न्यूमैन को। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कौन है भाई, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच मशीन इज कॉल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। कौन सी मशीन थी जिसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया, डिफरेंस इंजन, लैपटॉप, स्मार्टफोन या फिर टैबलेट। कौन सी मशीन जिसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया, तो लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंस इंजन, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखो, हु इन्वेंटेड द टैब्यूलेटिंग मशीन। टैब्यूलेटिंग मशीन को किसने बनाया था भाई, हर्मन हॉलरिथ ने, एलन ट्यूरिंग ने, बिल गेट्स ने या टिम बर्नर्स ली ने। तो टैब्यूलेटिंग मशीन को बनाया था हर्मन हॉलरिथ ने। अगला क्वेश्चन देखो, इनिएक बिलोंग्स टू विच कंप्यूटर जनरेशन। इनिएक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। कौन सी जनरेशन में इनिएक आया था, इनिएक आया था अपने फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था इनिएक। अगला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज मेनली यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कौन सी भाषा
मेनली यूज की गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में? जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था? मशीन लैंग्वेज का, जावा का, पाइथन का या फिर सी प्लस प्लस का? इन चारों में से कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में? तो वो थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है। हु इज नोन एज फर्स्ट प्रोग्रामर? पहला प्रोग्रामर भाई, पहला प्रोग्रामर कौन था बताओ? पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस, ग्रेस हॉपर, चार्ल्स बेबेज या हरमन हॉलरिक? तो पहला प्रोग्रामर था एडा लवलेस। ये पहली फीमेल प्रोग्रामर थी। 42 क्वेश्चन देखो। विच मशीन वॉज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज एज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर? कौन सी मशीन थी जिसे डिजाइन किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था मशीन एज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, इनिएक, यूनिवेक या फिर एडसेक? तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। यूनिवेक स्टैंड्स फॉर, यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एनालिटिकल कंप्यूटर या फिर यूनिवर्सल अर्थमेटिक कंप्यूटर? इन चारों में से यूनिवेक की सही फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो यूनिवेक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर? कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे? लास्ट क्लास में आपको याद हो तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर क्या यूज करते थे, तो जिसका आंसर था वैक्यूम ट्यूब। अब आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर ने यूज किया था, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी जनरेशन के? तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था ऑप्शन बी, सेकेंड जनरेशन में। पहली जनरेशन में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली कॉल्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट को कॉमनली क्या कहा जाता है? वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर? आपको नाम से पता चलेगा इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, तो इसे क्या कहा जाता था? आईसी चिप। अगला क्वेश्चन। कॉलोसियस वॉज मेनली डेवलप्ड टू, कॉलोसियस जो कंप्यूटर था उसे मेनली क्यों डेवलप किया गया था? वॉज डेवलप टू ब्रेक एनक्रिप्ट मिलिट्री कोड्स, मिलिट्री के कोड्स जो है, उस जो एनक्रिप्टेड मिलिट्री के कोड्स होते थे उन्हें ब्रेक करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए सेंसस रिपोर्ट, कैलकुलेट करने के लिए बैंक के रिकॉर्ड या फिर वेबसाइट डिजाइन करने के लिए? इन चारों में से कोलोसियस को क्यों डेवलप किया गया था? मेनली कोलोसियस क्या काम करता था? तो कोलोसियस का काम था जो मिलिट्री के एनक्रिप्टेड कोड्स होते थे उसे ब्रेक करना। कोलोसियस को मेनली वर्ल्ड वॉर 2 में लाया गया था, ये सीक्रेटली वर्ल्ड वॉर 2 में काम लिया गया था। जो मिलिट्री के कोड्स होते थे एनक्रिप्टेड, उन्हें ये ब्रेक करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। विच हाई लेवल लैंग्वेज वॉज वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन? कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे सेकेंड जनरेशन के दौरान यूज किया गया था? फॉर्ट्रान, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या कॉटलिन? इन चारों में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था? तो वो है अपने फॉर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एडसेक स्टैंड्स फॉर, एडसेक की फुल फॉर्म बतानी है आपको। इन चारों ऑप्शन में से एडसेक की सही फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम ऑटोमेटिक कंप्यूटर? एडसेक की फुल फॉर्म कौन सी है? राइट, तो वो है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर? कौन सी कंपनी ने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया था? एप्पल, आईबीएम, इंटेल या फिर डेल? इन चारों कंपनी में से किसने मैकिंटोश कंप्यूटर को बनाया था?
तो भाई वो बनाया था अपने एप्पल की कंपनी ने। एप्पल की कंपनी ने पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डेवलप किया था। अगला देखो, GUI स्टैंड्स फॉर, GUI की फुल फॉर्म जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस या फिर ग्लोबल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म क्या है? GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज? कौन सी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझने के लिए? NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर URL यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। इन चारों में से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को हेल्प करती है ह्यूमन लैंग्वेज समझने के लिए? तो उसमें मदद करती है NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर को समझने के लिए मदद करती है। ये टेक्नोलॉजी ये ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है ताकि कंप्यूटर उसे इजीली समझ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इन चारों में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वॉइस असिस्टेंट, टाइपराइटर, कैलकुलेटर या फिर पेपर फाइल। तो वो होगा वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट क्या है? एक AI टेक्नोलॉजी है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? ओ, सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कैलकुलेटर, अबेकस, कंप्यूटर या स्लाइड रूल? तो वो था अपने क्या, अबेकस। अबेकस था ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अबेकस वॉज फर्स्ट डेवलप इन? अबेकस सबसे पहले कहाँ बनाया था? किसने बनाया था अबेकस को? तो वो बनाया था चाइना ने। चाइना ने अबेकस को बनाया था। इंडिया, जापान और अमेरिका में तो बाद में आया था। सबसे पहले अबेकस को चाइना ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल? कौन सा डिवाइस है जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था? पास्कलाइन, इनिएक, यूनिवेक या मार्क 1? तो ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाया था। ठीक है, पास्कलाइन बनाया था। अगला क्वेश्चन देखो, एडवेक स्टैंड्स फॉर? एडवेक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन चारों में से एडवेक की सही फुल फॉर्म क्या है? वापस रिपीट करती हूँ आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा अपने 56 क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर? एडवेक की सही फुल फॉर्म तो वो है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI के फादर किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी या फिर हरमन हॉलेरिथ? इन चारों में से AI का फादर किसे कहा जाता है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। हु डिज़ाइन द हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर? हार्वर्ड मार्क 1 जो कंप्यूटर है वो किसने डिज़ाइन किया था? हार्वर्ड आइकन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन वॉन न्यूमन ने या फिर हरमन हॉलेरिथ ने? तो वो किया था, हार्वर्ड मार्क 1 किया था किसने? हार्वर्ड आइकन ने। नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो, हार्वर्ड आइकन ने हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। अगला क्वेश्चन देखो, हार्वर्ड मार्क 1 वॉज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ? हार्वर्ड आइकन ने किस कंपनी की हेल्प लेकर हार्वर्ड मार्क 1 डेवलप किया था? ठीक है, एप्पल, IBM, इंटेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट?
इन चारों में से कौन सी कंपनी थी जिसका हेल्प लिया था हार्वर्ड आइकन ने हार्वर्ड मार्क 1 बनाने के लिए? तो वो कंपनी थी IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इन चारों में से कौन सी है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी कोड या असेंबली लैंग्वेज? तो इन चारों में से हाई लेवल लैंग्वेज है अपनी फॉर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसे सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था। अभी पढ़ा था आपने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कोबोल स्टैंड्स फॉर, कोबोल की फुल फॉर्म, ये भी एक लैंग्वेज थी जिसका यूज किया गया था। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ऑनलाइन लैंग्वेज, कॉमन बाइनरी ऑपरेटिंग लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर बेसिक ऑफिस लैंग्वेज? इन चारों में से कोबोल की राइट फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। तो वो क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 62, मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, मशीन लैंग्वेज क्या कंसिस्ट करती है? 0 and 1, ABCD, इंग्लिश के वर्ड या फिर नंबर्स फ्रॉम 1 to 9? मशीन लैंग्वेज, मशीन कौन सी भाषा समझती है भाई? 0 और 1 समझती है, ABCD समझती है, इंग्लिश के वर्ड समझती है या फिर नंबर समझती है, वो भी 1 से 9 तक के। तो मशीन लैंग्वेज हमेशा समझती है 0 और 1। मशीन सिर्फ 0 और 1 समझती है, तो मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1। 62 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस? मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स? मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के पितामह, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को याद रखना है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर के पितामह एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज नीड्स एन असेंबलर? कौन सी लैंग्वेज को असेंबलर की ज़रूरत होती है? असेंबली लैंग्वेज को, फॉर्ट्रन को, बेसिक या कोबोल को? नाम से ही पता चल रहा होगा, असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो कौन सी लैंग्वेज को असेंबलर की ज़रूरत होती है? असेंबली लैंग्वेज को, ताकि वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सके, ताकि उसे मशीन समझ सके, क्योंकि मशीन सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझती है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कोबोल इज़ मेनली यूज्ड फॉर? कोबोल का यूज़ क्यों किया जाता है? बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, गेमिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए या फिर ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? कोबोल इज़ मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइन या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो कोबोल का मेनली यूज़ किया जाता है बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच जनरेशन कंप्यूटर्स कंज्यूम द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी? सबसे ज़्यादा बिजली की खपत करने वाले कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के थे? फर्स्ट जनरेशन के, सेकेंड जनरेशन के, थर्ड या फिर फोर्थ? सबसे ज़्यादा बिजली खपत करने वाले कंप्यूटर्स कौन सी जनरेशन के थे, ये आपको बताना है। तो वो थे पहली जनरेशन के कंप्यूटर, क्योंकि पहली जनरेशन के कंप्यूटर साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और वो बहुत ही ज़्यादा बिजली खपत करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस पर्सनल कंप्यूटर? कौन सी जनरेशन ने पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए? सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ? कौन सी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर आए थे? पर्सनल कंप्यूटर, PC कौन सी जनरेशन में आए थे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ? तो PC आए थे अपने फोर्थ जनरेशन में। ऑप्शन नंबर C, फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज? कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का करेक्ट ऑर्डर क्या है इन चारों में से?
कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का करेक्ट ऑर्डर, पहला ऑप्शन देखो, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, एआई। अगला ऑप्शन ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी, एआई, माइक्रो प्रोसेसर। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि पहली जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, तो ये तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन है आईसी। आईसी तो पहले हो ही नहीं सकता, पहले क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर और एआई। तो ये ऑप्शन कहाँ है, देखो हमने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा था, ये रहा, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप, फिर माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में और फिफ्थ जनरेशन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है करेक्ट ऑर्डर कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का। आगे देखो, पंच कार्ड वर मेनली यूज्ड टू। पंच कार्ड का यूज मेनली किसके लिए किया जाता था, स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए डेटा को, प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से, या फिर गेम्स खेलने के लिए। डेटा को स्टोर या प्रोसेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, या फिर गेम खेलने के लिए। इन चारों में से पंच कार्ड किसके लिए मेनली यूज़ किया जाता था, तो पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था अपने स्टोर और प्रोसेस करने के लिए, डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता था पंच कार्ड। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंप्यूटर इज नोन एज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था भाई, इनिएक, एडसेक, यूनिवेक 1 या फिर IBM 1401। इन चारों में से पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला कंप्यूटर था कॉमर्शियल, वो था अपने यूनिवेक 1, ठीक है, यूनिवेक 1 था पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द थर्ड जनरेशन। इन चारों में से कौन सा है जो थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है, IBM 360, इनिएक, यूनिवेक 1 या फिर IBM 401। इन चारों में से थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है, ये आपको बताना है, तो वो है पहला ऑप्शन IBM 360 थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन देखो, विच जनरेशन इज नोन फॉर द यूज ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन यूज करती थी, तो ये यूज करती थी अपने फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन ने VLSI टेक्नोलॉजी यूज की थी और थर्ड जनरेशन में LSI यूज हुई थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ULSI स्टैंड फॉर, LSI VLSI तो मैंने बता दिया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब आपको बताना है ULSI की फुल फॉर्म क्या होगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिवर्सल लॉजिक सिस्टम इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लॉजिक स्टोरेज इंटरफेस, या फिर यूनिफाइड लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन। इन चारों में से ULSI की सही फुल फॉर्म क्या होगी, तो वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंपनी डेवलप द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी कंपनी ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और एप्पल। इन चारों कंपनी में से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अपने एप्पल ने नहीं, IBM ने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन देखो, विच मशीन इज नोन एज द प्रीडिसेसर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। प्रीडिसेसर मतलब एंसेस्टर भी बोल सकते हो या आप उसको बोलो पूर्वज। तो मॉडर्न कंप्यूटर का पूर्वज किस मशीन को कहा जाता था, ये आपको बताना है। जो अभी के ज़माने के कंप्यूटर हैं यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है, उनके पूर्वज किस मशीन को कहा गया है, एनालिटिकल इंजन, यूनिवेक, इनिएक, यूनिवेक 1 या IBM PC। एनालिटिकल इंजन, इनिएक, यूनिवेक 1 या IBM PC, इन चारों में से मॉडर्न कंप्यूटर का पूर्वज किस मशीन को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अपने एनालिटिकल इंजन को। जैसे किसने बनाया था एनालिटिकल इंजन को, किसने बनाया था, जब भी
सारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एनालिटिकल इंजन को बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। चलो अगला क्वेश्चन, इनिएक वॉज मेनली डेवलप्ड फॉर। अब इनिएक को मेनली क्यों डेवलप किया गया था? वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए, बिजनेस अकाउंटिंग के लिए, या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। इनिएक को मेनली किस काम के लिए बनाया गया था? वेदर फॉरकास्ट करने के लिए, मिलिट्री के कैलकुलेशन करने के लिए, कोई बिजनेस अकाउंटिंग का काम करने के लिए, या फिर इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए। तो इन्हीं का यूज़ किया गया था मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए। मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, IBM सिस्टम 360 बिलोंग्स टू विच सीरीज। इन चारों में से IBM 360 कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर मिनी कंप्यूटर है? IBM 360 किस जनरेशन में आया था? अभी लास्ट हमने पढ़ा था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये। IBM 360 बिलोंग्स टू विच सीरीज? क्वेश्चन है आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या फिर मिनी कंप्यूटर? तो इसका आंसर है अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360। विच टेक्नोलॉजी मेड द CPU अवेलेबल ऑन अ सिंगल चिप? अगला क्वेश्चन क्या है आपका 78 वाला, कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने एक सिंगल चिप पर CPU अवेलेबल करवाया? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर IC? आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक सिंगल चिप में। चिप कौन सी थी? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, यानी कि IC चिप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? IC चिप थी, जो ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें एक सिंगल चिप पर CPU अवेलेबल करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, इंटेल 404 इज फेमस बिकॉज इट वॉज। इंटेल 404 क्यों फेमस है? क्योंकि वो पहला वैक्यूम ट्यूब है, पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर है, पहला सुपर कंप्यूटर है, या फिर पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन चारों में से किस चीज़ के लिए इंटेल 404 फेमस है? क्या वो पहला वैक्यूम ट्यूब था, क्या कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था, सुपर कंप्यूटर था, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम था? ये आपको बताना है। तो इंटेल 404 पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच कंपनी डेवलप द इंटेल 404? कौन सी कंपनी ने इंटेल 404 को बनाया था? इंटेल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, या एप्पल? आपको नाम से पता चल रहा होगा, इंटेल 404 किसने बनाया होगा? इंटेल ने। ऑब्वियसली इंटेल कंपनी ने इसे डेवलप किया था, इंटेल 404। अगला क्वेश्चन देखो, द जैकार्ड लूम वॉज इन्वेंटेड इन। जैकार्ड लूम ने जैकार्ड लूम मशीन को बनाया था, जिसे कब इन्वेंटेड किया गया? 1804 में, 1701 में, 1851 में, या 1901 में? जैकार्ड लूम वॉज इन्वेंटेड इन, जैकार्ड लूम ने बनाया था लूम मशीन, किस सन में बनी थी? तो वो बनी थी 1804 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्लेस मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप? कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका यूज़ किया गया मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप पर यूज़ करने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका यूज़ किया गया था मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप पर प्लेस करके यूज़ करना? वैक्यूम ट्यूब, IC, VLSI, या फिर पंच कार्ड? इसका राइट आंसर है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट टू यूज द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर? कौन सा कंप्यूटर था जिसने पहली बार वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का यूज किया था? एडवेक, इनिएक, मार्क 1, या फिर IBM PC? इन चारों में से कौन सा पहला कंप्यूटर था जिसने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को यूज किया था? तो वो था अपना एडवेक। एडवेक कंप्यूटर ने पहली बार, ये एडवेक कंप्यूटर जो है वो पहला था जिसने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का यूज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
विच AI एप्लीकेशन लर्न्स फ्रॉम प्रीवियस डेटा? कौन सी AI एप्लीकेशन है जो पुराने डेटा से सीखती है? तो वो है अपने मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ही ऐसी टेक्निक है, ये ऐसी AI एप्लीकेशन है जो प्रीवियस डेटा से लर्न करती है और फिर नेसेसरी डिसीजन या एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, इसमें भी 3 प्रकार की लर्निंग है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, ये मशीन लर्निंग के प्रकार हैं। ऐसी एप्लीकेशन है AI जो पुराने डेटा से सीखती है और आगे फ्यूचर में डिसीजन लेती है। ठीक है, 85th क्वेश्चन, विच AI टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार? कौन सी AI टेक्निक है जो सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज ली जाती है? डीप लर्निंग, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड या फिर मैग्नेटिक टेप? इन चारों में से कौन सी टेक्निक है AI वाली जो वाइडली यूज की जाती है सेल्फ ड्राइविंग कार में? तो वो है अपने डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का यूज किया जाता है सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच मेमोरी डिवाइस स्टोर्ड डेटा बाय यूजिंग मैग्नेटिक कोटिंग ऑन अ रोटेटिंग सिलेंडर? विच मेमोरी डिवाइस, ऐसा कौन सा मेमोरी डिवाइस है जो स्टोर करता है डेटा को? किसका यूज करके? मैग्नेटिक कोटिंग का यूज करके। मैग्नेटिक कोटिंग का यूज करके एक रोटेटिंग सिलेंडर पर डेटा को स्टोर करने वाला मेमोरी डिवाइस कौन सा है, ये आपको बताना है। वापस रिपीट करती हूँ, रोटेटिंग सिलेंडर पर मैग्नेटिक कोटिंग का यूज कर डेटा को स्टोर करना, कौन सा मेमोरी डिवाइस ऐसा करता है? मैग्नेटिक ड्रम, रैम, रोम या फिर कैशे? तो इसका राइट आंसर है अपने मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम एक रोटेटिंग सिलेंडर होता है जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग का यूज करके डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बाइनरी मशीन, इंटीग्रेटेड बिजनेस मशीन, इंटेलिजेंट बिजनेस मैनेजमेंट। इन चारों में से IBM की फुल फॉर्म क्या होगी? IBM की फुल फॉर्म इसी क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने अच्छे से क्लास को सुना है तो आपको इसकी फुल फॉर्म आती होगी। मैंने बताया था इसकी फुल फॉर्म है क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखो, विच जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट सपोर्टेड ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम? ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, विच जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट सपोर्ट? कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे जिसने पहले सपोर्ट किया था ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम को? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन? कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे जिन्होंने पहले ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट किया था? तो इसका आंसर है फोर्थ जनरेशन, जिस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क्स विथ डिस्क्रीट यानी कि बाइनरी डेटा? कौन से टाइप के कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डेटा के साथ काम करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर? इन चारों में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर है जो बाइनरी डेटा के साथ काम करता है? तो वो है अपना डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है, हमने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंप्यूटर टाइप इज कॉमनली यूज्ड इन ICUs एंड मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम? ऐसा कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है जो कॉमनली यूज किया जाता है ICU में और मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम्स में? तो इसका आंसर है अपने पहला, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ लिया जाता है ICU में, मेडिकल मॉनिटरिंग कुछ करना हो ना मेडिकल चीज़ों में, तो वहाँ जो कंप्यूटर यूज़ लिया जाता है ना वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, LSI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुकी हूँ। LSI की फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लॉन्ग सिस्टम इंटरफेस, लॉजिक स्टोरेज इंटीग्रेशन, लार्ज स्टोरेज इंटरफेस। इन चारों में से LSI की फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। LSI की फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंप्यूटर इज कंसिडर्ड वन
of the earliest AI based chess computers? Which computer is considered one of the earliest AI based chess computer? Deep Blue, ENIAC, Mark 1 या फिर UNIVAC 1? तो इसका आंसर है डीप ब्लू। डीप ब्लू वो कंप्यूटर है जो AI बेस्ड चेस कंप्यूटर है, वन ऑफ द अर्लीस्ट AI बेस्ड चेस कंप्यूटर। कौन सा है भाई? डीप ब्लू कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ परम सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट? अब जो परम सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट है उसके पितामह कौन है ये बताना है। विजय भटकर, साम पित्रोदा, नारायणा मूर्ति या विनोद धाम? इन चारों में से परम सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट के पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? विजय भटकर को। विजय भटकर को परम सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंप्यूटर टाइप इज डिजाइंड टू सपोर्ट 100 ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली? साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो 100 ऑफ यूज़र को एक साथ सपोर्ट करने के लिए कौन सा कंप्यूटर टाइप डिज़ाइन किया गया था? मेन फ्रेम कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप या फिर वर्क स्टेशन? इन चारों में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे डिज़ाइन किया गया था 100 ऑफ यूज़र्स को एक साथ काम करने के लिए? कौन सा था वो? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ 100 से ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच कंपनी डेवलप्ड द डीप ब्लू कंप्यूटर? कौन सी कंपनी ने डीप ब्लू कंप्यूटर को डेवलप किया था? IBM, एप्पल, इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट? इन चारों में से डीप ब्लू कंप्यूटर को कौन सी कंपनी ने इन्वेंट किया था? अभी पढ़ा था हमने डीप ब्लू। डीप ब्लू कौन सा कंप्यूटर था? पहला AI बेस्ड चेस कंप्यूटर था, जिसे कौन सी कंपनी ने बनाया था ये आपको बताना है। IBM, एप्पल, इंटेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो डीप ब्लू कंप्यूटर को बनाया था IBM कंपनी ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फुल फॉर्म याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखो, CDAC स्टैंड्स फॉर? CDAC स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी CDAC की? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर्स, कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन सेंटर या फिर सेंटर ऑफ डिजिटल एडवांस कम्युनिकेशन? इन चारों में से CDAC की राइट फुल फॉर्म कौन सी है ये आपको बताना है। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये है इसकी राइट फुल फॉर्म। CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क्स विथ कंटिन्यूस डेटा? कौन से टाइप का कंप्यूटर है जो कंटिन्यूस डेटा के साथ काम करता है? कंटिन्यूस सिग्नल कौन से कंप्यूटर के होते हैं? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या फिर माइक्रो कंप्यूटर? तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है। एनालॉग कंप्यूटर के कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं। कंटिन्यूस डेटा पर काम करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखो, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर? भारत का पहला इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, परम सिद्धि AI, प्रत्यूष या मिहिर? इन चारों में से पहला भारत का इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो है अपने परम 8000। ठीक है, परम 8000। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ऑल्दो इट रिमेन्ड सीक्रेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड, इन चारों में से कौन सा है जो पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर इन चारों में से कौन सा था जो कि वर्ल्ड वॉर II में बना था लेकिन उसे सीक्रेट रखा गया था?
और बता देती हूँ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका यूज़ एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को एनक्रिप्ट करके भेजने में किया जाता था। जैसे ही एनक्रिप्ट हुआ मैसेज, वो आगे भेजा जाता था, फिर वहाँ एनक्रिप्ट जो उसका एनक्रिप्शन था वो ब्रेक होता और फिर वो उसे देख पाते थे। एनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करने का काम भी यही करता था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसका बहुत इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस टाइम पर उसे सीक्रेट रखा गया था। कौन सा था? कोलोसस, इनिएक, यूनिवेक 1 या फिर एडसेक। तो इसका आंसर है कोलोसस। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, याद रखेंगे सभी, जिसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे बनाया गया था और उस टाइम पर उसे सीक्रेट रखा गया था। लास्ट क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज का, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ट सूटेड फॉर साइंटिफिक सिमुलेशन? कौन से टाइप का कंप्यूटर है जो बेस्ट सूटेड है फॉर साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर टैबलेट? इन चारों में से साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए कौन सा सूटेड है बेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। आपको कैसी लगी है ये टेस्ट सीरीज, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएंगे आप लोग। आगे ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, इस टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे आप सभी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।